नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हॉब्स का व्यक्तिवाद। हॉब्स का व्यक्तिवादी विचार जो कि महत्वपूर्ण है और अक्सर आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आता है कि हॉब्स निरंकुशतावादी विचारक होते हुए भी आरंभ से अंत तक एक व्यक्तिवादी विचारक है, या हॉब्स के विचारों में निरंकुशतावाद होते हुए भी उसके विचार जो है वह व्यक्तिवादी है। यानी कि हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन है वह व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। उसके राजनीतिक दर्शन का मुख्य केंद्र बिंदु व्यक्ति है। अरस्तु की भांति राज्य या समाज नहीं है। तो आज हम हॉब्स के व्यक्तिवाद के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन है उसमें हमने जैसा पढ़ा बच्चों कि उसने जो एक राज्य बताया है, समझौते के बाद जिस राज्य की उत्पत्ति होती है वह राज्य निरंकुश है, निरपेक्ष है, असीमित है और वो एक असीमित निरंकुश शक्तियों का राज्य प्रयोग करता है। तो इस प्रकार हॉब्स ने एक निरंकुश व असीमित संप्रभुता और शासक का समर्थन किया है, लेकिन उसके बाद भी वह एक पक्का व्यक्तिवादी है। और इसका मुख्य कारण यही है कि उसके राजनीतिक दर्शन का मुख्य केंद्र व्यक्ति है। और निरंकुशतावादी विचारक होते हुए भी हॉब्स के विचारों में व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। हॉब्स का दर्शन व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। उसका संपूर्ण जो विचारधारा है हॉब्स की, वो व्यक्ति उसकी महत्वपूर्ण दूरी है। और इस आधार पर हॉब्स ने यही कहा है कि सभी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं जो है वो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य या समाज के लिए है। तो इस प्रकार हॉब्स का जो व्यक्तिवाद हम पढ़ेंगे उसका मूल आधार यही है कि हॉब्स पूर्ण रूप से एक व्यक्तिवादी विचारक है। तो संप्रभु की निरपेक्ष शक्ति के बाद भी हॉब्स सामान्यतः ऐसा विचारक है जो व्यक्तिवाद का पूरक बन जाता है। तो हॉब्स के विचारों में हम व्यक्तिवाद के मुख्य पहलू क्या क्या है, या उसके व्यक्तिवादी विचार क्या है, उसके विचारों में किस प्रकार हमें व्यक्तिवाद के अंश देखने को मिलते हैं, वह हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवाद, पहला जो पॉइंट है उसके व्यक्तिवाद में वह है मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवाद। तो हॉब्स ने अपने राजनीतिक विचारों में मानव की प्रकृति और उसको प्रेरित करने वाले जो तत्वों का वर्णन किया है, उस आधार पर उसने व्यक्ति के मनोविज्ञान का जो वर्णन किया है उसमें हम यह समझेंगे कि हॉब्स यह नहीं बस मानता कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हॉब्स के लिए मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है जो कि अपने मनोवेगों से, अपनी भावनाओं से, जो अपने संवेगों से, अपनी इच्छाओं से प्रेरित होता है। और इसलिए उसने कहा है कि मानव स्वार्थी, लोभी, क्रोधी होता है। और इसलिए हॉब्स ने जो वर्णन किया मानव के मनोविज्ञान का कि मानव जो शारीरिक और बौद्धिक शक्तियों से भी सम्मान होता है, और उसी समानता के आधार पर हॉब्स ने यही कहा है कि मानव जो है वो प्रतिद्वंद्विता, अविश्वास और वैभव, इन तीनों तत्वों के आधार पर मानव में निरंतर संघर्ष होता है। और इस प्रकार मानव की इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए ही हॉब्स ने निरंकुश सत्ता का या संप्रभुता का समर्थन किया है। तो यहाँ पर अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो उसके व्यक्तिवाद का मुख्य अंश है, राज्य एक कृत्रिम संस्था। हॉब्स का व्यक्तिवाद इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि उसके लिए राज्य एक स्वाभाविक, प्राकृतिक या अनिवार्य संस्था नहीं है, जैसा कि अरस्तु और प्लेटो या अन्य आदर्शवादी विचारक मानते हैं, बल्कि हॉब्स के लिए राज्य कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण मनुष्यों ने सामाजिक समझौते के द्वारा किया है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया है। और इस प्रकार हॉब्स के अनुसार व्यक्ति अलग अलग इकाइयाँ होती है और जो मिलकर राज्य का निर्माण करती है। और इस प्रकार राज्य शक्ति उनके स्वार्थों में एक सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। तो इस प्रकार हॉब्स के लिए राज्य एक समझौते का परिणाम है, और उसका अस्तित्व तब तक है जब तक कि वो मनुष्य के उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिसके लिए उसको बनाया गया है। यानी कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों का परिणाम है या जोड़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। राज्य कोई व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्तियों का परिणाम नहीं है। तीसरा पॉइंट है
जो उसके व्यक्तिवाद का एक सार है। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। प्लेटो, अरस्तु जैसे आदर्शवादियों के लिए राज्य साध्य है, लेकिन हॉब्स जैसे व्यक्तिवादी विचारक के लिए राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य का अस्तित्व इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति के कल्याण के लिए है या व्यक्ति के विकास के लिए है, बल्कि राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि वो व्यक्ति के लिए एक उपयोगी संस्था है जो व्यक्ति के जीवन और व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा का काम करता है। यही राज्य की उपयोगिता है, यही उसका उद्देश्य है। तो हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के जीवित रहने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और एक संप्रभु की शक्तियों को यही व्यक्ति का यही जीवित रहने का अधिकार जो है वह मर्यादित करता है। और हॉब्स ने व्यक्ति को इसी आधार पे ही संप्रभु के या शासक के विरोध करने का अधिकार दिया है। तो इस प्रकार हॉब्स का मानना है कि अच्छाई या कल्याण जैसी कोई चीज़ नहीं होती और लेवियाथन जो है वह व्यक्तियों पर नहीं बलता है, बल्कि उसके अस्तित्व का एक ही आधार होता है कि वो व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार राज्य व्यक्तियों का उद्देश्य है, न कि व्यक्ति राज्य का उद्देश्य है, यानी कि राज्य व्यक्तियों के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। तो इस प्रकार हॉब्स ने अपने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। नंबर 4 पर पॉइंट है प्रतिरोध का अधिकार। हॉब्स के व्यक्तिवाद का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है या तथ्य है वह है प्रतिरोध का अधिकार। हॉब्स का व्यक्तिवाद उसकी इसी बात से स्पष्ट है कि वो व्यक्ति को राज्य की या शासक की या संप्रभु के आदेशों का उल्लंघन करने का अधिकार देता है। हॉब्स कहता है कि राज्य के प्रति नागरिकों की भक्ति, उसके कानूनों का पालन या नागरिकों का उसके सामने समर्पण केवल इसी बात पर ही निर्भर करता है कि उसके राज्य उसके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा कर पाता है या नहीं। यदि राज्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, जिसके लिए व्यक्तियों ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया है, तो व्यक्ति उस राज्य के आदेशों का उल्लंघन कर सकता है। उसके विरुद्ध व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है। तो इस प्रकार अंतिम रूप से हॉब्स ने व्यक्तियों को अधिकार दिया है राज्य के विरोध का। तो इस प्रकार उसने लेवियाथन में यही कहा है कि संप्रभु के प्रति जनता की भक्ति तब तक है और उसके बाद नहीं, जब तक कि उसके पास वह शक्ति है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों की सुरक्षा करने में समर्थ है। तो इस प्रकार संप्रभुता को वह राज्य की आत्मा मानता है। और इस प्रकार जैसे एक बार अगर राज्य से संप्रभुता का निष्कासन हो गया तो लोग राज्य के प्रति कोई भक्ति नहीं रखते हैं। तो भक्ति का उद्देश्य है सुरक्षा और व्यक्ति उसी आधार पे ही अपनी भक्ति का पालन करते हैं। तो इस प्रकार हॉब्स के इस व्यक्तिवाद के आधार पे कुछ विद्वानों ने उसको उदारवादी और प्रजातांत्रिक बताने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का चार्टर नहीं है। उससे हम व्यक्ति की स्वतंत्रता का चार्टर नहीं कह सकते, बल्कि वो एक दासता का बॉन्ड कहा जा सकता है। हालांकि उसका समझौता व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है, हालांकि वह राज्य की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का अधिकार भी व्यक्ति को देता है, परंतु वह लोकतंत्रवादी या व्यक्तिवादी विचारकों की तरह व्यक्ति के किसी भी प्रकार के अधिकारों का उल्लेख नहीं करता या उसको स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार हॉब्स को हम उदारवादी या फिर लोकतांत्रिक विचारक नहीं मान सकते, क्योंकि हॉब्स व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है। हॉब्स का निरपेक्षवाद जो है वो पूर्ण या कट्टर भी नहीं है, क्योंकि हॉब्स मानता है कि उसका शासक या शासन व्यवस्था जनता के लिए है, लेकिन वो जनता द्वारा संचालित नहीं है। तो इस प्रकार हॉब्स जो है वह जो भी राज्य के जो कानून है उसके संरक्षण में वह स्वतंत्रता का जो उपयोग व्यक्ति हॉब्स के जो नागरिक हैं वो जो कानूनों का पालन करने में स्वतंत्रता का जो कुछ उपयोग करते हैं, उसके आधार पर वो कहता है कि लेवियाथन अनुचित हस्तक्षेप व्यक्तियों के जीवन में नहीं करता है। तो इस प्रकार हॉब्स ने
यह कहा है कि लेवियाथन व्यक्तियों को विश्वास करने के लिए नहीं कहता या बाध्य नहीं करता है, इसलिए व्यक्ति के विचार स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हॉब्स का जो ये व्यक्तिवाद है एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्तिवाद है। तो जो उस युग में जबकि सर्वप्रथम संप्रभुता का प्रतिपादन हॉब्स के द्वारा किया गया था वो थोड़ा अलग था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो व्यक्तिवाद प्रचलित था, जो उदारवाद प्रचलित था, उससे थोड़ा अलग है। लेकिन उसने इन शताब्दियों आगे आने वाले व्यक्तिवादी और उपयोगितावादी विचारकों को हॉब्स के विचारकों ने काफ़ी प्रभावित किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉब्स का व्यक्तिवाद जो है वो अनुभूतिमूलक है और साथ साथ वह लौकिक महत्व भी रखता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने हॉब्स के विचारों को पढ़ा कि किस प्रकार हॉब्स एक ऐसा समझौतावादी विचारक है जिसने राज्य के निरंकुश और एक निरपेक्ष सत्ता के सिद्धांत को स्वीकार किया। लेकिन उसका महत्व इसी बात में है, राजनीति विज्ञान में जो उसने अपना योगदान दिया है वो यह कि सर्वप्रथम उसने संप्रभुता के विचार को स्पष्ट रूप से उसने उसकी व्याख्या की, उसको परिभाषित किया। संप्रभुता के आधार पे उसने अपने राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने सर्वप्रथम राज्य को एक मानवीय संस्था माना, न कि दैवीय संस्था माना। तो यहाँ भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हॉब्स का यह महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे बड़ा उसका योगदान है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में उसका व्यक्तिवाद, क्योंकि हॉब्स निरंकुशतावादी शासन व्यवस्था का समर्थक होते हुए भी वह शुरू से लेकर अंत तक वह व्यक्तिवादी रहा। उसने व्यक्ति के उद्देश्यों, व्यक्ति के हितों का, व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार का उसने समर्थन किया और उसको प्राथमिकता दी। और उसने सबसे बड़ी बात राज्य के अस्तित्व को उसने उपयोगिता के साथ जोड़ा, जिसने आगे आने वाले उपयोगितावादी विचारकों को भी प्रेरित किया। तो इस प्रकार हॉब्स का व्यक्तिवाद महत्वपूर्ण है।